नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। वर्तमान समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो एग्जाम का पैटर्न आ रहा है, इसके अनुसार तो बाजारों में प्रचलित ऑब्जेक्टिव गाइडों से ना के बराबर ही प्रश्नों का मिलान हो पा रहा है। तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि हम कौन सी मूल किताबें पढ़ें। साथियों, अब समय आ गया है कि मूल किताबें किसी भी ऑथेंटिक लेखक या किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित ही पढ़नी होगी, जहाँ से पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मैं आप सभी साथियों के लिए यह वीडियो लेकर आ रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में मदद करेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रदान करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नकारात्मक। धन्यवाद। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। 6वीं सदी ईसा पूर्व के गणतंत्र एवं उनकी प्रशासनिक प्रणाली। प्रस्तावना। 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसे भारतीय इतिहास के संक्रांति काल से संबोधित किया जाता है। इस समय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर वैदिक काल से बड़े राज्यों की स्थापना की जो प्रवृत्ति प्रारंभ हुई, वह इस समय तक काफ़ी विकसित हो चुकी थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। इनमें अधिकतर राजतंत्रात्मक थे, परंतु कुछ गणतंत्र राज्यों की भी चर्चा भी है। अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इन गणतंत्र राज्यों की प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अति प्राचीन काल में हुआ, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार सुनिश्चित तिथिक्रम से होता है और इस दृष्टि से भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हम ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य 650 ईसा पूर्व के पहले नहीं मान सकते। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया तथा इसमें स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनपदों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित बातें जान सकेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति, भारत के 16 महाजनपदों की प्रशासनिक प्रणाली एवं गणतंत्र व्यवस्था, गणराज्यों के प्रधान एवं परिषद की कार्यविधि, 16 महाजनपदों की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, गणतंत्र एवं प्रशासनिक प्रणाली में न्याय व्यवस्था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य यद्यपि उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं शक्तिशाली थे, तथापि इनमें से कोई भी देश राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रमाणिक विवरण यद्यपि हमें किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता, तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों ही सूचियों की तुलना करने में पर ऐसा स्पष्ट होता है कि कुछ राज्यों के नाम जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी आदि दोनों में ही समान हैं। इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी का विचार है कि भगवती सूत्र की सूची जिन राज्यों का नाम गिनाए हैं वे सुदूर पूर्व तथा सुदूर दक्षिण भारत राजनीतिक स्थिति के सूचक हैं। उनका विस्तार यह सिद्ध करता है कि वे अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित राज्यों के बाद के हैं। अतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में भारत की राजनीतिक स्थिति के ज्ञान के लिए हमें बौद्ध ग्रंथों की ही सूची को प्रमाणित मानना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है वे बुद्ध के पहले विद्यमान थे, क्योंकि बुद्ध काल में काशी का कौशल में तथा अंग का राज्य में मगध में मिला लिया गया। संभवतः उस समय अस्मक भी अवंती द्वारा ही जीत लिया गया था। इसी प्रकार वज्जी का उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि महाजनपद विदेह राजतंत्र के पतन के बाद यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ पूर्व ही अस्तित्व में आए होंगे। इस प्रकार हम 16 महाजनपदों को ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रथमार्ध में रख सकते हैं। अंगुत्तर निकाय की सूची में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है इनमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र व गणतंत्र। राजतंत्र में राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधा तथा कंबोज। इनका वर्णन निम्न प्रकार है। इन ग्रंथों के अनुसार 6वीं सदी ईसा पूर्व में निम्नलिखित राज्य थे। अंग उत्तरी भारत के
उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। दोहा निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए थे। प्राचीन काल में चंपानगर वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। जिस प्रकार काशी कौशल में प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिया को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग को जीत लिया, किंतु बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। मगध यह दक्षिणी बिहार में स्थित वर्तमान पटना और गया जिले में सम्मिलित थे। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य था। दोनों को पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह तथा अथवा गिरिव्रत थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित नगर के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। वज्जी यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वैशाली उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल सीमा में स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। कुंडग्राम वैशाली के समय भी स्थित था। यदि के समय यह एक शक्तिशाली संघ था। काशी वर्तमान वाराणसी तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। सोन नंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध कोशल तथा अंगे ऊपरी काशी का अधिकार था। जातक ग्रंथों से पता चलता है कि इस राज्य का विस्तार 300 लीग था और यह महान समृद्धशाली तथा साधक संपन्न राज्य था। काशी तथा कौशल के बीच दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, किंतु अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। कौशल वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर अयोध्या तथा साकेत रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कौशल राज्य के 2 भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। मल्ल पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ गण राज्य था, जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनारा, कसिया के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेह राज्य की बात मल्ल राज्य भी प्रारंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था। कुश जातक में ओक्काक को वहीं का राजा बताया गया है। कालांतर में उनका एक संघ बन गया, जो बुद्ध के समय तक उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। वत्स आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले के प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी यमुना नदी के किनारे स्थित थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निक्षिसु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार इसके पिता परतंप ने अंगी राजधानी चंपा को जीता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कौशाम्बी में विस्तृत खुदाई की गई, जिनसे पता चलता है कि ईसा पूर्व 12वीं सदी के मध्य से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक यहाँ बस्ती बनी हुई थी। श्रेष्ठी गोशित द्वारा निर्मित बिहार तथा उज्जैन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। चेदी या चेती आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। चैत्य जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। कुरु मेरठ दिल्ली थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इस राज्य में स्थित था। जातक ग्रंथों के अनुसार इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी। बुद्ध के समय यहाँ का राज्य कोक्य था। कुरु के लोग प्राचीन समय से ही अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे।
पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिले से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिली थी। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इस राज्य में स्थित था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुरु तथा पांचाल का एक संघ राज्य था। मत्स्य राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित है। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। सूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसोने तथा इसकी राजधानी को मथुरा कहते थे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का सर्वप्रथम शिष्य था। उसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार संभव हुआ। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंती पुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रद्योत की कन्या से हुआ था। अस्मक गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर अस्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटीती महाजनपद में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंश से शासकों ने किया था। चुल्लक या चुल्ल कलिंग जातक से पता चलता है कि अस्मक के राजा आरुण ने कलिंग के राजा को जीता था। महात्मा बुद्ध के पूर्व अस्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष आ रहा था। बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंतर्गत समाहित कर लिया। अवंती पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र से पता चलता है कि यहाँ अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जहाँ का राजा प्रद्योत था। उज्जैनी का पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी तथा लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र निर्मित कर लेते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। यह बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र था, जहाँ कुछ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। गंधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले की भूमि पर गंधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुडकलावती तथा अक्षला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पुक्कुसाती तथा अथवा पुडुकरसानी नामक राजा राज्य कर रहा था। उसने मगध राज बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था और इस प्रकार गंधार तथा मगध राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ। पुक्कुसाती ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर वहाँ के राजा प्रद्योत को पराजित किया। कंबोज दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा पाकिस्तान के भाग को मिलाकर प्राचीन कालीन भारत में कंबोज महाजनपद बना। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। कालांतर में यहाँ राजतंत्र के स्थान पर संघ राज्य स्थापित हो गया। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी अर्थात कृषि पशुपालक वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात है। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण एवं विभाजन के दृश्य उपस्थित कर रहा था। जिन 16 महाजनपदों के नाम ऊपर गिनाए गए उनमें पारस्परिक संघर्ष, विद्वेष, घृणा का वातावरण व्याप्त था। काशी और कौशल राज्य एक दूसरे के शत्रु थे। प्रारंभ में काशी विजय रहा, परंतु अंततोगत्वा वो कौशल की विस्तारवादी नीति का शिकार बना। इसी प्रकार अंग, मगध तथा अवंती और अस्मक परस्पर संघर्ष में उलझे हुए थे। गणराज्यों का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असाध्य हो रहा था। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करने पर तुला हुआ था। अन्य जनपदों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं रही होगी। 6वीं सदी ईसा पूर्व के गणतंत्र। प्रारंभ में अधिकांश इतिहासकारों की धारणा थी प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद के खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। सर्वप्रथम 1903 में रिच डेविस ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोणों को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी। प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों को गणतंत्र से भिन्न बताया गया। अवदान तक से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए, जहाँ के लोगों ने उनसे उत्तर भारत शासन व्यवस्था के विषय में पूछा। उत्तर में उन्होंने बताया कुछ देश गणों के अधीन है तथा कुछ राजाओं के आचरण सूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देता है कि उसे उस स्थान में ही नहीं जाना चाहिए जहाँ गणतंत्र का शासन हो।
संघगण का पर्यवचिता पाणिनि ने संघ को राजतंत्र से स्पष्ट भिन्न बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सौराष्ट्र आदि और दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, भद्द, कुकुर, पांचाल आदि की गणना की गई। स्पष्टतः यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से ही है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इससे सूचित होता है कि सिंहदन के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। मालव, योद्धो, अर्जुनयन आदि अनेक गणराज्यों के सिक्कों का उल्लेख न कर गण का ही उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे तथा वे राजतंत्र से इस अर्थ में भिन्न थे कि उनका शासन किसी वंशानुग राजा के हाथ में नौकर गण अथवा संघ के हाथों में होता था। परंतु प्राचीन भारत के गणतंत्र आधुनिक गणतंत्र काल के गणतंत्र से बिल्कुल भिन्न थे। आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है, जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में निहित रहती थी। प्राचीन भारत में गणतंत्र इस अर्थ में गणतंत्र नहीं कहे जा सकते। उन्हें हम आधुनिक शब्दावली में कुलीन तंत्र अथवा अभिजात तंत्र कह सकते हैं, जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा न होकर किसी कुल विशेष के सम्मुख व्यक्तियों द्वारा किया गया जाता। उदाहरण के लिए यदि हम वैशाली के लिच्छवी गणराज्य का नाम लेते हैं तो हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि वहाँ के शासन में वैशाली नगर की संपूर्ण जनता भाग लेती थी, बल्कि तथ्य यह है कि केवल लिच्छवी कुल के ही प्रमुख व्यक्ति मिलकर शासन प्रणाली चलाते थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में रोहिणी नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा नामक स्थान से करते हैं, जहाँ के बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातु गर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसे शाक्य वंश से सुकृति ने प्रतिस्थापित करवाया। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अनेक नगर थे: चातोमा, सामगाम, कोमदुस, शिलावती, नगरक, देव, दह, शक्कर आदि। बुद्ध के माता देवदह की कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। शाक्य लोग अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे और इसी कारण वे अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व तो काफ़ी बढ़ गया, किंतु राजनीतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य का कोई महत्व नहीं था और यह कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। कौशल नरेश विग्डस द्वारा इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विग्डस द्वारा किया गया। शाक्य लोगों का जीवन बहुत सच्चरित्र था। यहाँ स्त्रियों का बहुत सम्मान था। इनका जीवन सुखमय था, जिसमें धन से अधिक महत्व मर्यादा को दिया जाता था। विवाह के अवसर पर वर वधू की योग्यता का विशेष महत्व था। राजकुमारों को युद्ध संचालन की शिक्षा दी जाती थी। उनके लिए धनुष बाण का प्रयोग, अश्वारोहण, खंदक युद्ध आदि में कुशल होना आवश्यक माना जाता था। महात्मा बुद्ध की विवाह के समय कुमारी गोपा के पिता दणपाणि की यह चिंता थी कि सिद्धार्थ युद्ध संचालन में सक्षम है अथवा नहीं। इस बात को सिद्ध करता है शाक्यों का विवाह स्वजातीय व्यक्तियों में ही होता था। महिलाओं में यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार था। कौशल के राजा विघ्नम ने छठी सदी के अंत में इसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। सुकुमार पर्वत के बग्ग, सुकुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया। ऐसा लगता है कि भग्ग ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित भर्ग वंश से संबंधित थे। भग्ग गणराज्य के अधिकतर क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र की यमुना तथा 100 नदियों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। भग्ग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार करते थे। ज्ञात है कि सुकुमार पर्वत पर वत्सराज उद्यन का पुत्र बोधि निवास करता था। अल कप के बुल्ली, यह गणराज्य आधुनिक बिहार के प्रांत के शाहबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। बुलियों का वेट द्वीप बेत एक घनिष्ठ संबंध था। यही संबोध उनकी राजधानी थी। बुल्ली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके अवशेषों पर एक भाग प्राप्त किया तथा उस पर स्तूप का निर्माण करवाया था। केस पुत के कलाम,
केशपुत का निश्चित रूप से समीकरण स्थापित कर सकना कठिन है। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कलामों का संबंध पांचाल जनपद के केसियों के साथ था। इसी गणराज्य के आलाकराम नामक आचार्य जो उरेवेला के समीप रहते थे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। कलाम लोग कौशल की अधीनता स्वीकार करते थे। रामग्राम के कोले, यह साक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था। साक्य और कोलियों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इस नदी के जल पर निर्भर थे। नदी के जल के लिए उसमें प्राय संघर्ष भी हो जाता था। एक बार गौतम बुद्ध ने ही इस प्रकार के एक संघर्ष को शांत किया था। कोले गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। कुशीनारा के मल, कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कस्या नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल, पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। पिपली वन के मौर्य, मौर्य गणराज्य के लोग शाक्यों की ही एक शाखा थी। महावंश टेका से पता चलता है कि कौशल नरेश विगदम के अत्याचारों से बचने के लिए हिमालय प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मौर्यों की कूक से गुंजायमान स्थान से पिपलीवन नामक नगर बसा लिया। मौर्यों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहलाए। मौर्य शब्द से ही सीधे मौर्य शब्द बनाए। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार से उत्पन्न हुआ था। पिपली वन का समीकरण गोरखपुर जिले में कुसुमे के पास स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। मिथिला के विदय, बिहारपुर के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदय गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, परंतु बुद्ध के समय यह संघ राज्य बन गया। विदय लोग भी वज्र संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था, जहाँ श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल लेकर आते थे। इन गणतंत्रीय एवं कुलीन तंत्र राज्यों में से केवल शाक्य और लिच्छवी राज्यों के बारे में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इनके विषय में एक बात महत्वपूर्ण है, जैसा कि डॉक्टर BC लो ने लिखा है, आरंभ में इनमें अधिकांश जातियों पर राजा का शासन था। इस कारण ग्रीस की भांति भारत में भी राजतंत्रों को नष्ट करके कुलीन तंत्र अथवा गणतांत्रिक राज्यों की स्थापना का मूल कारण राजाओं की अयोग्यता तथा अत्याचार ही रहा होगा। यह विश्वास किया जाता है कि इन राज्यों में छोटे और बड़े सभी प्रकार के गणराज्य संघ गणराज्य थे। आंतरिक फूट और मगध राज्य की विस्तार ने इनको नष्ट कर दिया। इनमें से कुछ को अजातशत्रु ने, कुछ को नंदों सम्राटों ने, कुछ को मौर्य सम्राटों ने समाप्त किया। इसके उपरांत हमें गणराज्यों का अस्तित्व भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्राप्त होता है, जिनका मुकाबला यूनानी आक्रमणकारियों जैसे सिकंदर को करना पड़ा। झेलम और चिनाब नदी के संगम के दक्षिण में उस समय निम्न गणराज्य अग्रश्रेणी शूद्रक, मालव, अबडडू, क्षत्रिय, शूद्र, मूसिक, मुचिकण, अविष्कानुसु, शंभु और पत्तल थे। इनमें प्राय सभी ने सिकंदर के वापस लौटने के मार्ग में बाधाएं प्रस्तुत की, उससे भीषण युद्ध हुए। निस्संदेह सिकंदर की विशाल सेना के सम्मुख परास्त हुए, परंतु उन्होंने अनेक अवसरों का सिकंदर को कठिनाई डाल दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सभी गणराज्यों को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की साम्राज्यवादी नीति और एक छत्र साम्राज्य का सिद्धांत इनके अस्तित्व के विरुद्ध था। इस कारण उनके समय में गणराज्यों को समाप्त करने के लिए एक सुनिश्चित नीति अपनाई गई। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हमें पश्चिम भारत में पुनः गणराज्य प्राप्त होते हैं। इनमें योध्य, अर्जुनायन, मालव गणराज्य प्रमुख थे। इन्होंने विदेशों से युद्ध करने में प्रमुख भाग लिया। योद्धों ने पूर्वी, इसके उपरांत हमें गणराज्यों का अस्तित्व भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्राप्त होता है, जिनका मुकाबला यूनानी आक्रमणकारियों जैसे सिकंदर को करना पड़ा। झेलम और चिनाब नदी के संगम के दक्षिण में उस समय निम्न गणराज्य अग्रश्रेणी शूद्रक, मालव, अब्रू, क्षत्रिय, शूद्र, मूसिक, मुचिकण, अविष्कांश, शंभु और पत्तल थे। इनमें से प्राय सभी ने सिकंदर के वापस लौटने के मार्ग में बाधाएं प्रस्तुत की और भीषण युद्ध किए। निस्संदेह सिकंदर की विशाल सेना के सम्मुख परास्त हुए, परंतु उन्होंने अनेक अवसरों पर सिकंदर को कठिनाई डाल दिया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सभी गणराज्यों को समाप्त कर दिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य के साम्राज्यवादी नीति और एक छत्र साम्राज्य का सिद्धांत इनके अस्तित्व के विरुद्ध था। इस कारण उनके समय में गणराज्यों को समाप्त करने के लिए एक सुनिश्चित नीति अपनाई गई। परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हमें पश्चिम भारत में पुनः गणराज्य प्राप्त होते हैं। इनमें से योध्य, अर्जुनायन और मालव प्रमुख गणराज्य थे। इन्होंने विदेशों से युद्ध करने में प्रमुख भाग लिया। योद्धों ने पूर्वी पंजाब और उत्तरी राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए।
संभवतः उनके निर्वाचित प्रधान को महाराज अथवा महासेनापति पुकारा जाता था। उन्होंने शकों से परास्त होना पड़ा, परंतु उन्होंने कुषाणों से कई सफल युद्ध किए। अर्जुनायन का राज्य आधुनिक जयपुर के प्रदेश में था। उन्होंने भी शकों और कुषाणों से युद्ध किए। मालव सिकंदर के आक्रमण के बाद पूर्वी राजपूताना के निकट आकर बस गए। मौखरी वंश के शासक इनके अधीन थे। इनके अतिरिक्त शिवियों ने चित्तौड़ के निकट अपना राज्य स्थापित किया। कुलुत गणराज्य कुल्लू घाटी में था। औदुंबर गणराज्य कांगड़ा, गुरदासपुर और होशियारपुर जिलों में था। भद्र गणराज्य सियालकोट पंजाब में था। आमेरों का गणराज्य मध्य भारत में था। प्राचीन गणराज्य संभवतः मध्य प्रदेश में, सनकाशी गणराज्य बिरसा के निकट था। काक गणराज्य सोची के निकट था और खरपरिक गणराज्य संभवतः मध्य प्रदेश दमोह के निकट था। वैशाली के लिच्छवी, यह बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली गणराज्यों के रूप में विद्यमान थे। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे। उनकी राजधानी वैशालीपुर मुजफ्फरपुर जिले के बसार नामक स्थान में स्थित है। महावग्र जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एक पर्ण जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरे से एक योजन दूर थी और उसमें पहरे की मीनारे वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवी ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कट्टागार शाला का निर्माण करवाई, जहाँ रखकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी एवं तथा स्वतंत्रता प्रेमी हुआ करते थे। उनकी शासन व्यवस्था संगठित थी। बुद्ध काल में यह राज्य अपनी समृद्धि के पराकाष्ठा करता था। यहाँ का राजा चेटक था। उसकी कन्या चेलन्ना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ। महावर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने मल्ल, काशी, कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया था। गणराज्यों का विधान तथा शासन पद्धति, गणराज्यों की विधान तथा शासन पद्धति के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है। इतना तो स्पष्ट है कि लिच्छवी आदि बड़े गणराज्यों की शासन व्यवस्था मौर्य, कोलीय आदि छोटे राज्यों की अपेक्षा भिन्न रही होगी। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्य में आंतरिक शांति और सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भंडारगे आदि प्रमुख थे, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में भी निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। इसी प्रकार एक स्थान पर शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई। ये संबौद्ध राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे, जिन्होंने राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता, जो अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष केंद्रीय समिति का सदस्य होते थे। गणराज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि, विग्रह, कूटनीतिज्ञ संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति का सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के संबंध में कोलियों तथा शाक्यों के कृषकों के बीच विवाद हुआ तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को सूचित किया तथा अधिकारियों ने अपने राजाओं को बताया। राजाओं ने इन विषयों पर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात युद्ध का निर्णय लिया। इस प्रकार कौशल विगडभ द्वारा शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किया जाने तथा उनकी राजधानी का घेरा डालकर उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर शाक्यों ने अपने संस्थागार में आत्मसमर्पण अथवा युद्ध करने के ऊपर विचार विमर्श किया। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। लिच्छवी गणराज्य में सेनापति के चुनाव का भी एक विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार सेनापति गंड की मृत्यु के बाद सेनापति सिंह को नियुक्ति संस्थागार के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के आधार पर की गई थी। कुशीनारा के मल्लों ने बुद्ध की अंत्येष्टि तथा उनकी धातु के विषय में अपने संस्थागार में विचार विमर्श किया था। गणराज्यों की शासन व्यवस्था को हम निम्न बिंदुओं से वर्णित करेंगे। गणराज्यों का प्रधान, गणराज्यों का एक प्रधान होता था जो गण प्रमुख कहलाता। वह संभव 10 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता था। राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित रहती थी। वह परिषद के निश्चय के अनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की सहायता से गण का शासन संचालन चलाता था। राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित संस्था के हाथों में होती जो परिषद कहलाती थी। परिषद का चुनाव कैसे होता था इस संबंध में अभी तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। गणराज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रमुख विभाग होते थे: सैन्य विभाग, अर्थ विभाग, न्याय विभाग। सैन्य विभाग का अध्यक्ष सेनापति होता था। अर्थ विभाग का प्रधान अधिकारी भंडागारिक कहलाता था। गणराज्यों की न्याय व्यवस्था स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित थी। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। न्याय करने के लिए कई तरह के न्यायालयों की व्यवस्था की गई। एक न्यायालय महामात्रों का था, दूसरा न्यायालय व्यवहारियों का था, तीसरा न्यायालय सूत्रधारों का था।
सर्वोपरि अपील का न्यायालय होता था। निम्न स्तर के न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इन सभी न्यायालयों को अपने निश्चित कार्यालय होते थे। परिषद की कार्यविधि। जिस सदन में परिषद की बैठक होती थी उसे संस्थागार कहा जाता था। इसकी बैठक निश्चित समय पर होती थी। संस्थागार का अधिवेशन तभी वैध हो सकता है जब सदस्यों की एक निश्चित संख्या कोरम उपस्थित हो। सभा भवन में सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध आसन पन्नापक नामक एक पदाधिकारी करता था। विचारणीय विषय पर प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार था। कभी कभी प्रस्ताव पाठ कई बार होता था। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वे मौन रहते थे और जो विपक्ष में होते थे वे बोलते थे। विवादग्रस्त प्रश्नों पर मत विभाजन होता था। मत विभाजन भिन्न भिन्न रंगों की सलाखाओं के द्वारा होता था। एक रंग की सलाखा एक प्रकार के मत को सूचित करती थी। सलाखा को एकत्र करने वाला सलाह का घर कहलाता था। अधिवेशन की पूर्ण कार्रवाई रखी जाती थी और यह कार्य लिपिकों द्वारा होता था। संस्थागार राज्य की सबसे बड़ी संस्था थी। इसी के द्वारा राजा, उपराजा, सेनापति, अन्य पदाधिकारी होते थे। राजनीति का निर्णय भी यही होता था। परिषद में जो प्रस्ताव उपस्थित किए जाते वे प्रतिज्ञा कहलाते थे। प्रतिज्ञा के नियमानुसार रखने को प्रतिस्थापन कहा जाता था। प्रतिज्ञा की उच्च स्वर में घोषणा करने को अनुश्रावण कहा जाता था। प्रतिज्ञा का निर्वाचन होता था जिसे प्राप्ति प्रथम, प्राप्ति द्वितीय, प्राप्ति तृतीय आदि कहते थे। प्रत्येक प्रतिज्ञा पर वाद विवाद होता था। परिषद की कार्रवाई की सदन को स्पष्ट होता है कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। मौर्य, कोले आदि छोटे गणराज्यों में संपूर्ण प्रबंध एक केंद्रीय संस्थागार के द्वारा होता था, परंतु शाक्यों और लिच्छवियों के गणतंत्र बड़े थे, अतः केंद्रीय संस्थागार के अतिरिक्त उनके प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। न्याय व्यवस्था। गणराज्यों की न्याय व्यवस्था भी सुविकसित थी। दंड विधान लिखित था। न्याय के लिए कई प्रकार के न्यायालय थे। फौजदारी तथा दीवानी के मुकदमों का अलग अलग न्यायालयों में फैसला होता था। सबसे ऊपर अपीलीय न्यायालय थे। न्यायालयों की कार्यप्रणाली भी सुनिश्चित थी। लिच्छवियों की न्याय व्यवस्था विचित्र थी। कहा जाता है कि न्याय प्रशासन की 8 नियमित न्यायालयों की एक श्रृंखला थी। किसी अभियुक्त को तभी दंड दिया जा सकता जबकि सभी 8 न्यायालय उसे अपराधी तथा दंड का भागी ठहराते। यदि एक न्यायालय उसे छोड़ देता तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता। स्पष्ट है कि इन गणराज्यों में नागरिक की स्वतंत्रता के विषय में ऐसा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण प्रचलित था जिसका समानांतर उदाहरण विश्व के इतिहास में संभवतः अन्यत्र नहीं मिलेगा। बौद्ध साहित्य में उल्लेख आता है कि एक बार बुद्ध ने वज्जियों के संविधान की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब तक वज्जी अपने संविधान को कायम रखे हुए हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तब तक उनकी शक्ति का खात्मा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धकालीन भारत में 2 राजनीतिक प्रवृत्तियां राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक साथ साथ पाई जाती हैं। यदि भी गणराज्यों का प्रचलन एक समय था, परंतु कालांतर में वे बढ़ते साम्राज्य के शिकार बन गए और उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सामाजिक व्यवस्था। इस काल में न तो वैदिक काल जैसी सामाजिक उदारता थी और न ही महाकाव्य काल जैसी जटिलता। व्यवसाय तथा विवाह की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कई ब्राह्मण इस समय कृषि तथा व्यापार का कार्य करते थे। यह वही समय जब ब्राह्मणों के सम्मान में कमी आने लगी। इस काल में ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे विदित होता है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के बताए मार्ग पर बिना सोचे समझे नहीं चलते थे। अंतर्जातीय विवाह प्रचलित थे। साधारण थे। विवाह माता पिता की इच्छानुसार ही होते थे। स्वयं मर्द तथा गंधर्व विवाह भी प्रचलित थे। जैसे वत्स के राजा उद्यन के साथ अवंती का राजा प्रद्योत की कन्या का विवाह हुआ था। दहेज की प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। नैतिक स्तर पर इस समय उच्चता। स्त्रियां पति की इच्छा के अनुसार चलती थी। आर्थिक जीवन। इस समय के लोगों का भी प्रधान व्यवसाय कृषि था। गन्ने तथा धान की खूब खेती होती थी। खेत अधिकतर छोटे होते। देश का आंतरिक तथा बाह्य व्यापार उन्नत। व्यापारियों के खापरे चला करते थे। मुख्य व्यापार गलगल, रेशमी वस्त्र, कड़े हुए कपड़े, औषधि, आभूषण तथा अस्त्र होता था। जातक कथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्थल मार्ग से व्यापारियों के खापले बैलगाड़ियों के द्वारा चलाया करते थे। इस काल की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। धार्मिक अवस्था। जनपद काल में महाकाव्य काल के समान आधुनिक हिंदू धर्म का स्वरूप जम गया था। हिंदू धर्म में जटिलता बहुत आ गई थी। इससे धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात होने लगा। ब्राह्मणों की पहले इस समाज में ज्येष्ठता कायम थी, जिससे लोग अपनी स्वतंत्रता में कमी महसूस करने लगे। ज्ञान की खोज करने वाले अब अधिक शास्त्रार्थ करने लगे। लोगों में शास्त्र का कहना क्या है इस बात पर झगड़े होने लगे। इसलिए सूत्रों के बाद से बनने लगे तथा धर्म के क्षेत्र में अलग अलग धाराएं प्रवाहित हुई। सारांश। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्र शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। इन गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थी जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास का ध्यान रखती थी। गणराज्यों की विधान तथा शासन के विषय में हमें जो थोड़ी बहुत सी सूचना मिलती हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि वे राज्य बड़े समृद्ध तथा सुव्यवस्थित रहे होंगे, संपन्न एवं कुशल रहे होंगे। प्रशासनिक कार्यों में उनका भी सहयोग एक भागीदारी रही होगी। धन्यवाद।